तो चलिए, कल हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत पर चर्चा की थी और दिल्ली सल्तनत की आज नोट्स हम लोग को बनानी है। तो पेन एंड पेपर साथ में रखिए, एक एक पॉइंट नोट करते चलिए। चलिए, हेडिंग डाल दीजिए दिल्ली सल्तनत। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, पॉइंट पॉइंट करके नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। रिवीजन भी हो जाएगा और बेहतर भी होगा। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत की स्थापना उत्तरी भारत में तुर्कों के अभियान का प्रत्यक्ष परिणाम था। तुर्कों के अभियान का प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तक, 1526 ईस्वी तक, 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पर 5 वंशों ने शासन किया। 5 वंशों ने शासन किया। नंबर 1, मामलुक वंश 1206 से 1290। नंबर 2, खिलजी वंश 90 से 30, 1290 से 1320 ना कि 30, ठीक है। नंबर 3, तुगलक वंश 1320 से 1414 ईस्वी तक, 1414 ईस्वी तक। नंबर 4, सैयद वंश 14 से 50, 1414 से 1450, ठीक है। 5वां, लोधी वंश 1450 से 1526, ठीक है। लाइन चेंज करके लिखिए। इन राजवंशों में सर्वाधिक वर्ष तक शासन तुगलक वंश ने किया है। सर्वाधिक वर्षों तक शासन तुगलक वंश ने किया है। मतलब पूछे कौन सा राजवंश सर्वाधिक दिनों तक रहा, मतलब सबसे ज्यादा दिनों तक शासन किया, तो वो तुगलक वंश रहा। ठीक है, चलिए पहली हेडिंग डालिए, मामलुक वंश या गुलाम वंश। मामलुक वंश या गुलाम वंश, कल चर्चा इस पे हुई थी हमारी आपकी, बस आज उसी को दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखिए, इस वंश में 11 शासकों ने 84 वर्ष तक शासन किया। 84 वर्षों तक शासन किया, जिनमें
प्रमुख शासक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन, रजिया सुल्तान, गयासुद्दीन बलबन रहे। ठीक है, लाइन चेक करके लिखिए। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। यद्यपि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी, लेकिन प्रारंभिक चुनौतियों का सामना इल्तुतमिश द्वारा किया गया। प्रारंभिक चुनौतियों का सामना इल्तुतमिश द्वारा किया गया, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। चर्चा हुई थी सारी बातें। एक हेडिंग डालेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जो जरूरी बातें हैं नोट करते चलेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, 1206 से 1210। पॉइंट नंबर 1 लिखिए। यह ऐबक नामक तुर्क जाति से संबंधित था। यह ऐबक नामक तुर्क जाति से संबंधित था। ठीक है, कोमा करके आगे लिखिए। निशापुर के बाजार से काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी, काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कोकी द्वारा इसे गुलाम के रूप में खरीदा गया। अजीज कुकी, अब्दुल अजीज कुकी द्वारा इसे गुलाम के रूप में खरीदा गया। काजी की मृत्यु के बाद उसके बेटों ने उसे एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। जो ऐबक को लेकर गजनी आया।
जहां मोहम्मद गोरी द्वारा ऐबक को खरीदा गया। जहां मोहम्मद गोरी द्वारा ऐबक को खरीदा गया। ठीक है, स्टार बना के लिख लीजिए। क्योंकि वह सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था। क्योंकि वह सुरीले स्वर में कुरान का पाठ करता था, इसलिए उसे कुरान ख्वां भी कहा गया। उसे कुरान ख्वां कहा गया, कुरान को अच्छे से पढ़ने वाला। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। तराइन के द्वितीय युद्ध में, तराइन के द्वितीय युद्ध ब्रैकेट में लिख लेना 1192। तराइन के द्वितीय युद्ध में वह गौरी के साथ भारत आया। गौरी के साथ भारत आया और गौरी ने इसे भारत में जीते गए प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। गौरी ने इसे भारत में विजित प्रदेशों का या जीते गए प्रदेशों का प्रबंधक नियुक्त किया। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। कहा जाता है चंदावर के युद्ध की पटकथा, चंदावर के युद्ध की पटकथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा लिखी गई थी। चंदावर का युद्ध 1194 किसके बीच हुआ है? मोहम्मद गोरी और जयचंद। और जीत करके किस पर अधिकार हो जाएगा? कन्नौज फर्टाइल प्लेस है, ठीक है ना, उपजाऊ भूमि। ठीक, लाइन चेक करके लिखिए आगे। इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय बनाकर ऐबक ने इंद्रप्रस्थ को मुख्यालय, कहीं कहीं क्या मिलता है? कोहराम। इंद्रप्रस्थ ऑब्लिक कोहराम लिख सकते हैं, को मुख्यालय बनाकर वह राज्यों का प्रबंधन करता था। वह राज्यों का प्रबंधन करता था। लाइन चेक करके लिखिए। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के बाद या गोरी की मृत्यु के बाद, गोरी की मृत्यु के बाद भारत का या उत्तर भारत का क्षेत्र ऐबक के हाथों में रहा। ऐबक के हाथों में रहा और उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। और उसने भारत में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की।
दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। ऐबक ने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन है, तो इल्तुतमिश प्रथम सुल्तान बनता है। और जो कहाँ से, बगदाद के खलीफा से प्रमाण पत्र प्राप्त करता है। क्यों, अभी डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, फिर से बोलिए। सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि वह मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधियों से ही संतुष्ट रहा। बल्कि वह मलिक और सिपह सलाहकार की उपाधियों से संतुष्ट रहा। ठीक है। उसने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए। उसने कभी अपने नाम के सिक्के नहीं चलवाए और ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया। याद आ रहा है क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो अपने आप को दास मान रहा है, एंड दैट्स व्हाई वो सुल्तान की उपाधि नहीं धारण करेगा। मास्टर के प्रति लॉयल्टी है उसकी, ठीक है ना। और क्या लिखा, ना ही अपने नाम का या नाम से खुतबा पढ़वाया। उसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। बाद में लाहौर से दिल्ली कौन ले जाएंगे, इल्तुतमिश ले जाएंगे। उसने लाहौर को राजधानी बनाया। ठीक है, देखिए 1210 में, लाइन चेंज करके 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय, 1210 में लाहौर में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर ऐबक की मृत्यु हो गई। ऐबक की मृत्यु हो गई। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। वह लाख बक्स, ब्रैकेट में लिख लेना, लाखों का दान करने वाला। वह लाख बक्स तथा पील बक्स में हाथियों का दान करने वाला। पील बक्स, लाख बक्स, पील बक्स, आदि के नाम से भी जाना जाता था। लाइन चेंज करके लिखिए। ऐबक ने दिल्ली में ब्रैकेट में लिख लीजिएगा 1195 से 1199 के बीच कुवैत
उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। कहा जाता है कि ये जो मस्जिद बनी हुई है ये पृथ्वीराज तृतीय का पहले महल हुआ करता था, उसी की जगह पर बनी। कुछ मान्यता यह भी है कि यह जो है 27 जैन मंदिरों को तोड़ करके बनाई गई है, उसकी जगह पर, उसके अवशेषों पर बनाई गई है। तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कैसे बनी, कहाँ बनी, इससे ज़्यादा जरूरी ये याद है कि ये इस्लामिक पद्धति की सबसे पहली इमारत है। ठीक है, तो लिख लीजिए यह मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित, यह मस्जिद भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है। नंबर 2 लिखिए, मतलब नेक्स्ट पॉइंट में ऐबक के शासनकाल में अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण कराया गया। पॉइंट नंबर 3 लिखिए, अगला पॉइंट, सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी या बख्तियार काकी सीधे लिख लीजिएगा। सूफी संत बख्तियार काकी की याद में ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया। क्योंकि 4 ही वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई। 4 ही वर्षों में उसकी मृत्यु हो गई, इसलिए इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इसे पूरा करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, लाइन चेक करके लिखिए। ऐबक के पश्चात आराम शाह को दरबारी अमीरों द्वारा शासक बनाया गया। लेकिन वह एक अयोग्य शासक रहा। ठीक है, लाइन चेंज करके लिखिए। इल्तुतमिश ने जड़ नामक स्थान पर, जड़ दिल्ली के निकट एक स्थान है, इल्तुतमिश ने
जड़ नामक स्थान पर आराम शाह को हराकर उसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा और स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया। स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन गया, याद रखिए। चलिए एक हेडिंग लिखेंगे इल्तुतमिश और इस पर बात होगी आज। देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो दरबारी लोग थे वो लोग आराम शाह को इसलिए राजा बना दिए कि आराम शाह शासक बन जाए और हम मजे में रहें। सेना को ये न लगे कि हमारा राजा नहीं है, तो जल्दबाजी में आराम शाह को शासक बना दिया गया। लेकिन जब सत्ता और राजा विशेष तौर पर कमजोर हो जाता है तो उसके जो अधीन प्रांत होते हैं वो स्वयं को स्वतंत्र घोषित करने लगते हैं और यही कुछ हुआ। कई राज्य जैसे कई राजपूत राजा हैं जो टैक्स देना बंद कर देंगे। बंगाल का शासक जो है वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देगा। यहां तक कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो यादौज और कुबाचा नाम के दो गुलाम थे, कहीं ना कहीं वो शासक बनने की होड़ में लग जाएंगे। तो इल्तुतमिश जो कि ऐबक का दामाद है और उस समय बदायूं का सूबेदार था। बदायूं उस समय बहुत प्रोमिनेंट जगह थी और क्योंकि ये बहुत योग्य शासक था तो इसको बदायूं का सूबेदार बना दिया गया था। जब दरबारी ने आराम शाह को नियुक्त किया तो यह बात अली इस्माइल को अच्छी नहीं लगी। अली इस्माइल को यह लगा कि केंद्रीय सत्ता खत्म हो रही है और यह खराब है हमारे देश के लिए। तो इसीलिए अली इस्माइल ने एक न्योता भेजा था बदायूं इल्तुतमिश के पास कि साहब आकर के इसको संभाल लीजिए, नहीं तो चीजें बिगड़ जाएंगी। और फिर वो निमंत्रण पाते ही वहां से कूच कर देता है दिल्ली की तरफ। दिल्ली के ही पास जड़ नामक स्थान पर लड़ाई होती है और उस लड़ाई में आराम शाह की हत्या कर दी जाती है और वह दिल्ली का सुल्तान बन बैठता है। योग्य व्यक्ति है इस कदर कि अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है भूमि का रक्षक। इल्तुतमिश को ईश्वर की भूमि का रक्षक भी कहा जाता है। उपाधियां हैं, जैसे उसको लाख बख्श कहते हैं, पील बख्श कहते हैं, वैसे भूमि का रक्षक या ईश्वर की भूमि का रक्षक किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहा जाता है। यही एक नाम और है ईश्वर के सेवकों का सहायक। तो जो ईश्वर की सेवा करते हैं उसको सहायता भी कौन देता है? इल्तुतमिश। तो ऐसे इसकी उपाधियां हैं, जैसे आमीर उल उमरा और सुल्तान आजम। तो आमीर, ठीक है ना, आमीर उल उमरा या सुल्तान ए आजम, ये सब उपाधियां हैं इल्तुतमिश की। इल्तुतमिश एक योग्य शासक होगा तभी वो चीजों को कंसोलिडेट कर पाएगा, क्योंकि 4 वर्षों में ऐबक ने इल्तुतमिश को कुछ नहीं दिया उत्तराधिकार में। 4 वर्षों में कौन ही बहुत बड़ी बड़ी बातें इकट्ठा कर पाएगा। वो जब भर में ये सोचता कि हम दिल्ली सल्तनत को बेहतर बनाएंगे, दिल्ली सल्तनत के लिए नियम कानून बनाएंगे ना, सामाजिक सुदृढ़ता लाएंगे, आर्थिक सुदृढ़ता लाएंगे, ये सब सोच ही रहे थे कि उनकी डेथ हो गई। अभी वो किसी भी चुनौती को खत्म नहीं कर पाए थे। सारी चुनौतियां जस का तस मुंह फैलाए खड़ी थी और उस चुनौती के सामने दिल्ली सल्तनत किसके हाथ में चली जाती है? इल्तुतमिश के हाथ में चली जाती है। अगर हम इल्तुतमिश के बारे में यह कहें
कि उस समय का जो इल्तुतमिश है उसकी सबसे बड़ी चुनौती तो है कि याल्दौज और कोबाचा को निपटाए। अब भाई कहानियां ये हैं कि जब ये राजा बना, सुल्तान बना दिल्ली का, तो जो याल्दौज है जो गजनी का शासक है, कोबाचा को सिंध और मुल्तान वाला प्रांत मिला था, और ये जो है याल्दौज गजनी के हैं। तो गजनी मतलब गोरी, उनको लगा कि गोरी का व्यक्ति कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक, तो गोरी वाला राज्य हमको मिला है तो हम भी गोरी ही, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा आदमी है। तो वो वहां से सिंहासन, छत्र ये सब भिजवा दिए इसके लिए कि लो हमको राजा स्वीकार करो और दिल्ली के तख्त पर बने रहो। एक तरीके से याल्दौज ने अपने अधीन रखने के लिए छत्र पत्र भेजे जाते थे। जैसे मान लीजिए कहीं का राजा हो और उसका कोई सुप्रीम कमांडर है, तो वो छत्रप भेजेगा, उसी छत्रप के तहत ये शासन करेंगे। तो इसका मतलब ये किसके गुलाम हुए, उस व्यक्ति अधीन। तो बड़ी चालाकी से जब याल्दौज ने भेजा छत्रप, तो इल्तुतमिश वैसे तो याल्दौज को मना कर सकता था कि राजा तुम थोड़े हो, हम हैं। लेकिन अगर ये ऐसा कहता तो याल्दौज एक बड़ी समस्या के रूप में इसके सामने प्रकट हो जाता और इसे एक युद्ध लड़ना पड़ जाता। अभी तो कुछ व्यवस्थित हुआ भी नहीं है और फिर से युद्ध अगर सामने आ जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली खतरे में पड़ जाएगी। बेवकूफी नहीं की, बुद्धिमत्ता रखी, और इसने उस सारे छत्रप को स्वीकार कर लिया जो भी उन्होंने भेजा था। उन्होंने जो भेजा था, दंड भेजा था, छत्र भेजा था, कि मतलब राज चिन्ह भेजे थे कि लोग तुम हमारे अंडर में शासन करना। तो सब कुछ जो है वो स्वीकार कर लिया ताकि याल्दौज को ये लग जाए कि हमारा ही आदमी दिल्ली पर बैठा हो। विरोध करना अच्छा था क्या? इल्तुतमिश ने भी समझदारी दिखाई। मतलब याल्दौज और कोबाचा को बड़ा दिमाग लगा के न्यूट्रल कर दिया, लड़ाई नहीं लड़ी किसी के साथ। उसने ये सोचा कि कल जब हम मजबूत हो जाएंगे तो ये सब खुद ही कमजोर हो जाएंगे। अभी इनसे लड़ के ये बताना कि हम तुमसे मजबूत हैं, ये अच्छा नहीं है। अभी इनसे लड़ाई से बच जाओ, कल अगर तुम ताकतवर हो गए तो ये लोग खुद ही तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। और बेस्ट स्ट्रेटजी उसने अपनाई, याल्दौज और कोबाचा को न्यूट्रल किया। तो इसके अलावा देखा जाए तो आप देखेंगे कि मंगोल एक बहुत बड़ा खतरा है। मंगोल जो है एक जनजाति है। एक्चुअली हुआ क्या कि कुछ लोग, मतलब कि जो विशेष तौर पे हम चंगेज खां की बात कर रहे हैं जिसका नाम है तैमुचिन और चंगेज खां एक ही आदमी। तैमुचिन भी चंगेज खां है और चंगेज खां भी तैमुचिन है। तो तैमुचिन और चंगेज खां मतलब जो एक व्यक्ति है, उसने ना गोबी के रेगिस्तान और एशिया के मैदानों की जितनी बर्बर जातियां थी, जनजातियां जो बर्बर थी, लड़ाकी थी, उनको सबको इकट्ठा कर लिया और उन्हें मंगोल कहा और उनसे मिल करके लड़ाई लड़ता था। एक तरीके से इसने एशिया के ज्यादातर भागों को राउंड डाला, जीतता चला गया। बहुत बर्बर जनजाति है, किसी भी दशा में सरवाइव कर सकती है। पूरे मध्य एशिया को जीत लिया, तुर्किस्तान को जीत लिया, चीन को जीत लिया, पर्शिया को जीत लिया। पर्शिया मतलब वर्तमान ईरान, समझ रहे? तो मंगोल बड़े ताकतवर होते चले जा रहे थे, भारत के ही जस्ट ऊपर, चाइना, तिब्बत ऐसे पूरे में फैले हुए थे। और उसी समय जब लड़ाई हो रही थी तो एक व्यक्ति है जिनका नाम है जलालुद्दीन मंगबरनी, और एक व्यक्ति है जिनका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद ख्वारिज्म शाह। देखो बहुत नाम को याद कर रखने की जरूरत मत समझना। चंगेज खान मंगोलों के राजा है, नेता है, और उन्होंने जो है ख्वारिज्म शाह को हराया। तो ख्वारिज्म शाह को हराया तो ख्वारिज्म शाह ईरान की तरफ भागे, और उन्हीं का लड़का है जियाउद्दीन मंगबरनी, वो भारत की तरफ भागा।
तो जब भारत की तरफ भागा तो चंगेज खां भी उसके पीछे पीछे भागा, सिंधु नदी तक आ गया। जियाउद्दीन जो मंगबरनी है वो भारत में आ गए हैं और वो इल्तुतमिश से चाहते हैं कि हमें शरण दे दी जाए, हम खतरे में हैं, हमें बचा लिया जाए। सिंधु नदी पर रुक करके चंगेज खां ने अपने समाचार पत्र के माध्यम से, मतलब कि दूत को भेज करके ये बताया कि इसकी मदद ना की जाए, अगर आप इसकी मदद करते हैं तो एक तरीके से हमारा विरोध करते हैं। इल्तुतमिश को समझ में आया कि भाई अभी तक यादव और कुबाचा एक मामला फंसा ही है, और अगर हम मंगोलों से भी आक्रमण को ले बात तो ये तो गलत बात है। कितनी भी नैतिकता होगी जियाउद्दीन मंगबरनी को बचाना चाहिए, लेकिन फिर भी नैतिकता के दम पर एक नया युद्ध क्यों लेना। तो उसने यहां तक कि मंगबरनी के दूत को मरवाया और मंगबरनी से कहा, देखो भाई साहब हम तुम्हें रख नहीं सकते हैं, कृपया करके भारत छोड़ के चले जाइए। तो मंगबरनी को भारत में आश्रय न देना एक तरीके से मंगोलों के आक्रमण को भारत में रोक देना था। कुछ समय के लिए, आगे चल के ऐसा नहीं कि मंगोल नहीं आएंगे, लेकिन कुछ समय के लिए बड़ी चालाकी से उसने रोक दिया, क्योंकि भाई अगर चंगेज खां ने कहा ये तो हमारे पक्ष में निर्णय ले लिया है, इसका मतलब ये अच्छा हमारे पक्ष का आदमी है, तो हम इस पर आक्रमण नहीं करते हैं। तो मंगोलों के आक्रमण को भी बड़े बुद्धिमानी से निपटा दिया। कुछ लोग हैं राजपूत, कुछ शासक हैं जो बंगाल के अभियान के बाद, या मैं ये कहूं कि कुछ राजपूत शासक हैं जो अलग हो गए हैं, कर देने से मना कर रहे हैं, इनको भी ले आना है फिर से अपने कब्जे में, नहीं ले आएंगे तो फिर ऐसे बहुत से लोग अलग होने लगेंगे। उसके साथ ही साथ बंगाल वाला एरिया जो है वहां बड़ी दिक्कत है, समझ रहे, मतलब पाइल ऑफ प्रॉब्लम्स, समस्याओं का ढेर इल्तुतमिश के सामने है, इसको भी निपटाना है, उसको भी निपटाना है। अब इसी दौरान इल्तुतमिश को कुछ लोग राजा ही मानने को तैयार नहीं, ये स्वयं को सुल्तान कह रहा है और लोग कह रहे हैं कि भैया तुम तो गुलाम के भी गुलाम। तो हम एक बार चलो गुलाम को, अगर हम ऐबक को मान लेते कि वो भारत का, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक है, तो भैया हम तुम तो उसके भी जूनियर, हम तुम्हें सुल्तान तो नहीं मानेंगे, तुम गुलाम के गुलाम। अंततः उसे अपना सर्टिफिकेट दिखाना पड़ा कि देखो हमने जब खोखरों के युद्ध में, खोखर जनजाति से जब युद्ध हो रहा था तो ऐबक के साथ साथ इल्तुतमिश भी गए थे। कहा जाता है कि उस समय खोखर जनजाति को पानी के आधे, मतलब जो मेन फ्लो होता है रिवर का, वहां तक दौड़ाए हुए थे अकेले, और वहां पर अंदर, पानी के अंदर भी खोखर जनजाति को ये मारे थे। तो इनकी इस आक्रामक रवैये से बड़ा प्रसन्न हुए थे मोहम्मद गोरी, और उन्होंने ऐबक से कहा था कि इस व्यक्ति को गुलामी से मुक्त कर दिया जाए। तो ऐबक ने इल्तुतमिश को गुलामी से मुक्त कर दिया था, फलता फिर बाद में वो दामाद भी बने उनके। तो उन्होंने सर्टिफिकेट दिखाया कि देखो हम गुलाम के गुलाम नहीं है, हम मुक्त है बहुत पहले से। तो एक से एक समस्या है। लोगों का मुंह बंद करने के लिए इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने खलीफा से स्वीकृति ले ली। मुंतसिर बिल्लाह बगदाद के खलीफा है। जैसे हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो टर्की के खलीफा की बात करते हैं। विश्व के मुसलमान टर्की के खलीफा को अपना धार्मिक गुरु मानते थे। तो अगर टर्की के खलीफा किसी व्यक्ति को ये कह दे कि तुम इस देश के राजा हो, हम स्वीकार करते हैं, तो जब विश्व में सभी मुस्लिमों का धर्म गुरु मान लेगा तो सब मुसलमान भी मानने लगेंगे, समझ रहे? तो खलीफा का अनुशंसा प्राप्त होने से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक एक इज्जत बढ़ गई। आप सीधे क्वार्टर फाइनल खेलोगे, बेसिक मैचेस खेलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके ऊपर हाथ किसका आ गया है? हाँ, एक प्रमुख व्यक्ति का। तो पहला ऐसा सुल्तान है जिसने बगदाद के खलीफा मुंतसिर बिल्लाह से क्या लिया है? अनुमति, प्रमाण पत्र लिया है कि हम जो है प्रमाणित सुल्तान है।
दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन? इल्तुतमिश। कहां से? मुंतसिर बिल्लाह से लिया है, और जो कि कहां के खलीफा है? बगदाद। कहां के? बगदाद के खलीफा है। इतना ही नहीं, अब इस बात को समझ करके इल्तुतमिश ने थोड़ी बहुत तो स्वीकृति प्राप्त कर ली, सर्टिफिकेट दिखा के थोड़ा सा कि अच्छा तुम मुक्त हो चुके थे, चलो कोई बात नहीं। और फिर जब धर्म गुरु ने मान लिया तो इसका मतलब ये तुर्क है, इस पर भी बात बन गई। लोग ये भी मान रहे थे कि तुम सही वाले आदमी हो कि नहीं है, तुम बन सकते हो राजा कि नहीं बन सकते हो। तो लोगों की थोड़ी बहुत स्वीकृति हो गई, तो अब इसे थोड़ा सा और बेहतर करना था इल्तुतमिश को। तो इल्तुतमिश ने क्या किया? इल्तुतमिश ने एक 40 लोगों का गुट बनाया, 40 गुलाम सरदारों का गुट, जिसका नाम रखा तुर्कान ए चहलगानी। क्या रखा? एक तरीके से उसकी मंत्री परिषद। कोई भी निर्णय लेना हो तो तुर्काने चहलगानी 40 लोगों का जो समूह होगा वही बताएगा कि ऐसे ऐसे काम करो, उसी की सलाह पर ये काम करो। तो जरा सा सोचिए, तुर्काने चहलगानी, जैसे मान लीजिए मोदी जी हैं तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और उनके जो कैबिनेट मंत्री होंगे उनकी इज्जत ज्यादा नहीं होगी क्या? ज्यादा होगी भाई। मंत्रियों में कैबिनेट मंत्री सबसे ऊंचे दर्जे का मंत्री हो गया। तो अगर इल्तुतमिश है तो इल्तुतमिश की मंत्री परिषद कौन सी होगी? तुर्काने चहलगानी। तो इल्तुतमिश सम्राट के बाद, सुल्तान के बाद जो दूसरा दर्जा मिलेगा वो चहलगानी के लोगों को ही तो मिलेगा। तो धीरे धीरे चहलगानी ताकतवर होगी या कमजोर? ताकतवर होगी। और चहलगानी इतनी ताकतवर हो जाएगी एक समय में कि वो चीजों को मैनिपुलेट करने लगेगी कि कौन राजा बनेगा कौन नहीं बनेगा। एक तरीके से दरबार में राजनीति चालू हो जाएगी। लेकिन अभी चूंकि शुरुआत किसने करी है? इल्तुतमिश। तो समस्या इनके समय में नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि जैसे कोई नियम मैं चलाऊं तो मेरे समय में समस्या कम आएगी, बाद में जब काफी दिन चल जाएगा तो वो नियम से बंधे हुए लोगों को समझ में आ जाएगा लूप होल कहाँ है, क्या मामला है। तो हमेशा जैसे कोई नियम कोई लागू करता है तो वो तुरंत समस्या नहीं देता, समस्या तो तब देगा जब कुछ दिन चलेगा। तुर्काने चहलगानी का गठन इन्होंने किया, और तुर्काने चहलगानी एक तरीके से सलाह देने के लिए डर गए। एक तरीके से वो 40 तुर्कों को अपने पक्ष में कर लेता है। अब वो 41 आदमी हो गया। अभी तक अकेले शासन कर रहा था, अभी कितने लोग हो गए? 41 लोग हो गए। मतलब ये नहीं कि उसको राजा बना देगा, ये कि अब काम बढ़ सकते हैं, अब किसी पर सलाह अच्छी दी जा सकती है, अब काम अच्छे से किया जा सकता है। मान लो कि नहीं? तो तुर्काने चहलगानी इतना ही नहीं, उसने एक व्यवस्था नई निकाल दी, इक्ता। इक्ता प्रणाली की शुरुआत करने वाला शासक कौन है? इल्तुतमिश है। इक्ता कुछ और नहीं है, इक्ता का मतलब है, ये अरबी शब्द है, इक्ता मतलब भूमि। समझ रहे? इसका मतलब है हम तुम्हें पेमेंट ना देकर के क्या दे सकते हैं? भूमि। लो 1 बीघा जमीन ले लो, इससे पहले तुम अपनी पेमेंट निकाल लेना और जो बचे फिर जमा करवा देना। तो इक्ता पद्धति में टेंशन कम हो जाती है, जमीन की देख रेख भी वो आदमी करेगा, बचत हो गई तो राजस्व बढ़ जाएगा, और हर महीने सैलरी मांगने हमसे नहीं आओ। समझ लो? तो इक्ता पद्धति एक तरीके से व्यवस्थित पद्धति बन गई, और इसका श्रेय किसको दिया जाता है? इल्तुतमिश ने इक्ता पद्धति की शुरुआत की। समझ पा रहे? तुर्काने चहलगानी की शुरुआत किसने की? और वो कुवत उल इस्लाम किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन है। और वो कुतुब मीनार किसने बनवाना शुरू किया? किसके नाम पर बनती थी? बख्तियार काकी। ठीक है। और वो 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ है? और दिल्ली में कौन सी मस्जिद है? इस्लाम आधारित पहली मस्जिद कौन सी? कुव्वत उल इस्लाम। बन सकता है? इल्तुतमिश को गुलामों को गुलाम कहते थे क्या? पील बख्श किसको कहते हैं? लाख बख्श क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं?
लाखों का दान करता था। समझ रहे? कुरान ख्वाह क्यों कह रहे हैं? कुरान को बहुत सुरीली आवाज में पढ़ता है। तुर्काने चहलगानी का गठन किसने किया? ये 40 तुर्कों का समूह है। प्रभावशाली होगा कि प्रभावशाली नहीं होगा? प्रभावशाली होगा। समझ रहे? तो इसने जो है एकता व्यवस्था शुरू करी, और एकता व्यवस्था एक तरीके से किसको दी जाती थी? सैनिकों को दे दी जाती थी कि तुम्हारी ये जमीन है, ले लो, और इसी में से कमा करके तुम जो है देना। और उसके देखरेख के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसको मुक्ता कहते थे। मुक्ता नाम का अधिकारी एकता नाम की व्यवस्था को देखता था। इसमें सैनिक व्यवस्था में उसने एक बात कही कि जो सेना की देखरेख करता था, सेना में घुड़सवार भी होते थे, सेना में पैदल सैनिक भी होते थे, और सेना की देखरेख करने वाले व्यक्ति को दीवाने आरिज कहा जाता था। या व्यक्ति नहीं, रुको, उस डिपार्टमेंट को दीवाने आरिज कहेंगे। जो सैनिक विभाग होगा, सैन्य विभाग होगा, वो दीवाने आरिज होगा, और जो उसकी देखरेख करेगा वो आरिज मुमालिक होगा। आरिज ए मुमालिक, आज के बाद आरिज बराबर सेना, दीवान ए आरिज बराबर सेना का विभाग, और आरिज ए मुमालिक उस विभाग की देखरेख करने वाला अधिकारी। कई बार पेपर में पूछा है कि सेना के संगठन या सेना का विभाग क्या कहलाता था? ठीक है, तो दीवाने आरिज। ठीक है, और वो आरिज ए मुमालिक कौन होता था? नेतृत्व जो करता था। कोई दिक्कत, कोई समस्या? सर, इन्होंने न्याय व्यवस्था पर भी बात की। इल्तुतमिश के शासनकाल में जिसको न्याय चाहिए था उस व्यक्ति को लाल वस्त्र धारण करना पड़ता था। उस समय लाल वस्त्र को न्याय का प्रतीक माना जाता था। ध्यान रखिएगा कि रजिया सुल्तान जो है वो लाल वस्त्र पहन के ही जनता से रुकनुद्दीन फिरोज शाह को हटाने की मांग कर रही थी। लाल वस्त्र पहन करके न्याय की मांग की जा सकती है। तो इल्तुतमिश के समय में न्याय जिसको चाहिए था उसे कैसे कपड़े पहनने होते थे? हाँ, एक इतिहासकार है इब्न बतूता, उसने लिखा है कि सुल्तान के महल के सम्मुख संगमरमर के 2 शेर बने हुए थे। सिंह किसके? इल्तुतमिश के। वो न्याय की जंजीर अलग है, जहांगीर वाला कॉन्सेप्ट यहां मत ले आओ। अभी ये देखो कि संगमरमर के 2 सिंह बने होते थे इल्तुतमिश के महल के सामने, जिनके गले में घंटियां लटकी हुई होती थी। पीड़ित व्यक्ति इन घंटियों को बजाता था और उसकी फरियाद सुनकर तत्काल न्याय की व्यवस्था की जाती थी। तो संगमरमर के 2 शेर और उसमें बंधी हुई घंटियां बराबर इल्तुतमिश, लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक बराबर इल्तुतमिश, तुर्काने चहलगानी बराबर इल्तुतमिश, एकता व्यवस्था बराबर इल्तुतमिश, गुलामों का गुलाम बराबर, ईश्वर की भूमि का रक्षक बराबर इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम बराबर इल्तुतमिश। कुछ चीजें डन हो रही। इतना ही नहीं, उसने मुद्रा व्यवस्था को भी बेहतर किया। उसके समय में तो सब कुछ उसे बनाना है, उसके समय में तो उसे सब कुछ बनाना है, तो मुद्रा प्रणाली में भी उसका योगदान रहा। उसने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए, अरबी भाषा में लिखे हुए। साथ ही साथ इल्तुतमिश एक महान मुद्रा विशेषज्ञ भी था। टंकों पर टकसाल का नाम लिखने की परंपरा को भारत में पहली बार उसने ही दिया। जैसे आप देखते हैं ना, ये सिक्का है तो कौन से वाले में छपा हुआ है, तो टकसाल का नाम, सिक्कों पर छपाई करने वाली जगह का नाम जो लिखा जाता है, इस व्यवस्था को सबसे पहले शुरू करने का व्यक्ति कौन है? इल्तुतमिश। जो चांदी का होता था उसे टंका कहते थे, और जो तांबे का होता था उसे जीतल कहते थे। ध्यान रखना भाई,
खूब पूछता है, ऐसे प्रश्न ये पूछता है कि दिनार किसको कहते थे, चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था। और अगर आपसे पूछ ले कि मध्य भारत में इल्तुतमिश के समय में टंका किसको कहते थे और जीतल किसको कहते थे, तांबे के सिक्के। तो टंका और जीतल नामक सिक्के छपवाए और टंका पर टकसाल का नाम भी लिखा जाए, इसलिए ये प्रथा सबसे पहले उसी ने प्रारंभ करवाई। आज भी तो लिखा जाता है, आप सिक्के को देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है कब छपा और कहां से छपा, सिंबल है, अगर जानते रहोगे तो पहचान जाओगे, नहीं तो नहीं पहचान पाओगे। और क्योंकि उसने बगदाद के खलीफा से वो ले ली थी अनुमति, इसीलिए उसकी ताकत और बढ़ गई। यहां तो उसकी ताकत थी ही, अब जब हम अधीन किसके हैं, खलीफा के, तो खलीफा की तो मदद करेगा हमारी। तो एक तरीके से उसने अपने पद को और बेहतर बनवाया। उसने जो है हिंदुओं के प्रचलित प्रतीक जैसे शिव का नंदी और चौहान घुड़सवार अंकित भी सिक्कों का निर्माण करवाया। सिक्कों पर मतलब शिव और नंदी की प्रतिमा भी, घुड़सवारी, तो इन सब चीजों को भी उसने प्रमोट किया। बट नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है कि इन्हें आप याद रखें। जीतल और टंका जरूरी था। टकसाल पर पहले छपाई का उसका एड्रेस लिखवाने का पता इल्तुतमिश जरूरी था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल याद है। और आगे हम बढ़े तो सर इसमें ध्यान रखिएगा, जो टंका होता था ना वो 175 ग्रेन का होता था, 175 ग्रेन। ग्रेन इज दी करेंसी, जैसे वो यूनिट है, जैसे आज हम ग्राम और किलो कहते हैं, वैसे उस समय ग्रेन चलता है। तो 175 ग्रेन का टंका हुआ करता था, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पूछा गया है कि चांदी का टंका जो था वो कितने ग्रेन का हुआ करता था, 175। देखो बहुत लोड मत लो कि रट के ही जाएंगे, 2-4 बार पढ़ते रहो। अगर कल चांदी का टंका या जीतल पूछ लेगा तो क्या थोड़ा बहुत दिमाग नहीं लगा पाओगे? संगमरमर का सिंह, गले में घंटियां, लाल कपड़ा न्याय का प्रतीक, नहीं पूछ रहे, बता सकते हो ना। एक बार पढ़े हो तो इजीली अप्रोच में आ जाओगे, टेंशन मत लो। बस हाँ, समस्या ये है कि पढ़ते होगे, एक बार गो थ्रू करो कुछ बातें समझ में आएंगी, दूसरी बार गो थ्रू करोगे तो और बातें समझ में आ जाएंगी। इट इज ऑल अबाउट रिवीजन। जितना बेहतर रिवीजन होगा उतना बेहतर आप सीखते चले जाओगे, ठीक है। खुद करो या ग्रुप बना के करो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश ने कुछ छोटे छोटे शहर भी बनवाए। इल्तुतमिश की उपलब्धियों में और भी चीजें हैं, ठीक है। लेकिन इल्तुतमिश की डेथ के बाद रजिया सुल्तान का आना एक प्रमुख चीज है दिल्ली सल्तनत में, क्योंकि अभी तक कोई भी दिल्ली सल्तनत का शासक कौन नहीं बना है, महिला नहीं बनी। हम इस पर चर्चा करेंगे आपसे, लेकिन इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी सी बात और जानिए। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश का अर्थ होता है साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का अर्थ क्या है? साम्राज्य का स्वामी। 5 मिनट और चले। साम्राज्य का स्वामी। इल्तुतमिश का वास्तविक अर्थ यही है, ये इल्वरी जनजाति का तुर्क था। जैसे ऐबक चगताई तुर्क था और ये इल्वरी जनजाति के तुर्क। तो तुर्कों में जो प्रजाति है इल्वरी, ठीक है, ध्यान रखें। ये इलम खां के बेटे हैं। इलम खां जनजातियों के सरदार हैं, बड़े अच्छी फैमिली से ये थे। लेकिन उस समय चुरा चुरा के लोग एक दूसरे को बेच देते थे, तो ये इनके भाई ही इनसे ईर्ष्या रखते थे, तो इनके भाइयों ने इसे एक व्यापारी के पास भेज दिया। और जब एक व्यापारी को बेच दिया तो फिर भैया वो अपने परिवार से बिछड़ गया, और इसलिए फिर वो धीरे धीरे गुलाम के जीवन में जीता रहा। धीरे धीरे आगे जब हम बढ़ेंगे तो इस व्यक्ति को कौन खरीद लेगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। कहानी यहां तक पूरी नहीं हुई, सुनिए। मोहम्मद गोरी भी इसको खरीदना चाहते हैं। मोहम्मद गोरी जब इसे खरीदना चाहते हैं तो मोहम्मद गोरी ने इसके लिए 1000 दिनार या सिक्का कह सकते हो उस समय का, उसका दाम लगा दिया था। लेकिन इसके जो व्यापारी थे ना, उसने मना कर दिया कि हम नहीं देंगे।
उस समय जो करेंसी जैसे जीतक चल रही है तो उन्होंने 1000 ऐसा करेंसी कहा हम देंगे, मना कर दिया। उनको इतना बुरा लग गया कि हमको मतलब गजनी में हम ही को मना, तो उन्होंने रोक लगा दी। गजनी में कुतुबुद्दीन ऐबक वो इल्तुतमिश की बिक्री हो ही नहीं सकती। गुलामों की बिक्री पर रोक, विशेष तौर पर इल्तुतमिश। गुलाम बिकने ही बंद हो गए गजनी। फिर घूमते घूमते कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वापस आता है, कुछ दिन गजनी में रुकता है, और जब गजनी में रुकता है तो उसे इल्तुतमिश बड़े प्रभावित करते हैं। तो मोहम्मद गोरी से अनुमति लेता है कि साहब अगर अनुमति दे दीजिए तो प्रथा चालू कर दीजिए तो हम खरीद लें इनको। तो गोरी ने कहा भाई अब हम तो बंद कर चुके हैं, एक काम करो चलो अनुमति तुम्हें दे देते हैं खरीदने की, लेकिन इसे दिल्ली ले जाना, गजनी मत रखना, क्योंकि गजनी में खरीद और बिक्री नहीं हो सकती। तो ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा और उसे दिल्ली लाए। जैसे ही दिल्ली ले आए, इन्हें तुरंत जो है एक मतलब बड़ा पद कहा जाता है, जैसे सर ए जहांदार, अंग रक्षकों का प्रधान, सर ए जहांदार। इतना योग्य था इल्तुतमिश कि उसको तुरंत ही सर ए जहांदार बना दिया ऐबक ने। वो अपने साथ दिल्ली उसे ले आया, और दिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण जगह था बदायूं का इक्ता, बदायूं का सूबा। तो इल्तुतमिश को कहां भेज दिया? बदायूं का सूबेदार बना दिया, बदायूं के सूबे के लिए भेज दिया, और तब तक वो बदायूं का सूबेदार रहेगा जब तक दिल्ली दोबारा वापस नहीं आएगा। और इसीलिए इक्तादार वो कहां का हो गया? बदायूं। बदायूं दिल्ली का एक प्रमुख क्षेत्र है, वहां से खूब अच्छा खासा रेवेन्यू आता है। तो इल्तुतमिश को जो है ऐबक ने कहा भेजा? बदायूं। ठीक है। और जैसा मैंने कहा कि खोखरों से युद्ध के दौरान इतने खुश हो गए थे मोहम्मद गोरी उससे कि इल्तुतमिश को बरी करने की भी बात कहती थी कि इन्हें गुलामी से मुक्त कर दो। ठीक है, इतनी बातें समझ में। बहुत फैक्ट नहीं याद करना है कि सर वो तो आप बताए नहीं कि उनके बेटों, उनके भाइयों ने पहले किस व्यापारी को बेचा, फिर उस व्यापारी ने किस व्यापारी को बेचा, और सर किस व्यापारी से और मोहम्मद गोरी का झगड़ा हो गया था जब वो नहीं दिया, तो क्या करेंगे जाके? एक नॉर्मल स्टोरी दिमाग में आ गई ना कि हाँ ऐसा था, बढ़िया फैमिली के थे, समृद्ध थे, लेकिन घर से बिछड़ गए, धीरे 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 आगे आते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक तक ये पहुंच जाता है इसी विधि। और अंततः इन्हें बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है। और जब ये बदायूं के सूबे में रहते हैं तभी इनको अली इस्माइल द्वारा न्योता भेजा जाता है कि आओ दिल्ली संभालो। आते हैं अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए बगदाद के खलीफा मुंतसिर बिल्लाह से प्रमाण पत्र ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफी सुधार किया है। अब आप देख रहे होंगे कि इन्होंने बिल्लाह के नाम का सिक्का भी चलवाया था, मुंतसिर के नाम का। आप देख रहे हैं पूरा कि एक कोरा कागज है दिल्ली सल्तनत, और उस पर चाहे इक्ता व्यवस्था रही हो, इक्तदारी व्यवस्था रही हो, चाहे क्या कहते हैं तुर्काने चहलगानी की व्यवस्था रही हो, चाहे सिखों की व्यवस्था रही हो ना, ये सारी व्यवस्थाएं, सैन्य प्रबंधन रहा हो, दीवाने आरिज रहा हो, आरिज मुमालिक रहा हो, ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। वो यादव जब कुबाचा को न्यूट्रल कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। मंगोलों से आक्रमण से बच कौन रहा है? इल्तुतमिश। राजपूत बंगाल के शासकों को मैनेज कौन कर रहा है? इल्तुतमिश। तो सारी चुनौतियों का सामना किसने किया? इल्तुतमिश ने। इसीलिए इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का कहा जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत चर्चाएं बची हैं जो हम आपको कल वाली क्लास में बात करेंगे। तो कल हम लोगों ने लगभग ऐबक के बारे में बातें की, आज लिखा। आज हम लोगों ने लगभग बातें इल्तुतमिश के बारे में की। ठीक है, तो कल हमारी आपकी चर्चा निश्चित तौर पर रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर रोक देते हैं, कल मिलेंगे यहीं से आगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।